देखिए हम पूछते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो किताब है एनसीईआरटी की क्या बोलती है, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ऑन एन एवरेज क्या हो जाता है, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया बन जाते हैं। हम आज खत्म करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर को। आज या तो कल, मुझे लगता है वैसे आज खत्म हो जाएगा अगर हम जल्दी पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। देखो, यहाँ लिखा ना कि ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इंसान करता है प्रोड्यूस पर डे, लेकिन ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर कितना ज़्यादा है उस एतबार से, वाटर कितना इंसान ने पिया है, या स्वेटिंग कितनी इंसान को हो गई है, तो वो सब फैक्टर्स भी यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि कितना यूरिन इंसान करेगा प्रोड्यूस पर डे। ऑन एवरेज 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इंसान पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस कर देता है, जो कि एवरेज वैल्यू है यहाँ पे ये चीज़। उसके बाद आप देखिए 25 to 35 ग्राम ऑफ यूरिया जो है उसको भी एक्सक्रीट कर किया जाता है पर डे, क्योंकि जो हमारी किडनी है ना, कितनी करती है किडनी हमारे ब्लड के अंदर से यूरिया को बाहर निकाल लेती है, और साथ में कुछ एक्सेस सॉल्ट्स को बाहर निकाल देती है, और एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन। यूरिन में क्या होता है, यूरिया सॉल्ट और एक्सेस सॉल्ट एक्सेस वाटर, ठीक है। तो 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट किया जाता है पर डे के हिसाब से। वेरियस कंडीशंस इफेक्ट करती कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन को, ठीक है। यूरिन कैरेक्टरिस्टिक को बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर सकती है। जैसे हमने कल कहा था ना कि अगर बैक्टीरिया जो है वो यूरिन में दाखिल हो जाएगा तो वो यूरिन करता है चेंज, वो करता है कन्वर्ट यूरिया को अमोनिया के अंदर, जिससे बहुत अजीब स्मेल आ जाती है यूरिन के अंदर। तो वो सब यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद वेरियस कंडीशंस कैन, अच्छा, एनालिसिस ऑफ यूरिन से हम कर पाते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो हमने कल कहा था, ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। उससे हम समझ पाते हैं कि क्या किडनी खराब हो गई है कि नहीं, क्या ये माल फंक्शन कर रही है, सही से फंक्शन नहीं कर रही है, तो जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो खराब हो रहा है। वो तब होता है जब हम देखते हैं कंडीशन, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसोरिया। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया मतलब हो गया जब यूरिन के अंदर ग्लूकोज बाहर जाएगा, है ना। ग्लाइकोस है ना, मतलब ग्लूकोज यूरिया के अंदर मिल जाएगा, नहीं कि यूरिन में ग्लूकोज मिल जाएगा। एंड कीटोन बॉडीज, उनको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। उस बीमारी को, अगर कीटोन बॉडीज जो है वो यूरिन के अंदर मिल जाएंगी, कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर, उसको बोलते हैं कीटोनूरिया। तो इससे हम समझ पाते हैं ग्लाइकोसूरिया कंडीशन से और कीटोनूरिया कंडीशन से कि एक इंसान के अंदर डायबिटीज मिलाइटस नाम की बीमारी है कि नहीं। डायबिटीज मिलाइटस ना, जो शुगर हम बोलते हैं कश्मीरी में, उसको शुगर डायबिटीज को हम बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इंसुलिन नामी एक हार्मोन होता है ना, इंसुलिन, जो पैनक्रियास करते हैं स्क्रीट, इंसुलिन नामी हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन से हमारी ब्लड की जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाती है, मेंटेन रह जाती है। वो शुगर लेवल, ठीक है, वो हाई नहीं हो जाती है बल्कि वो मेंटेन रह जाती है। किससे, इंसुलिन से। अब कुछ इंसान जो होते हैं जिनके अंदर डायबिटीज मेलाइटिस की बीमारी होती है, उनको उनको हो जाती है इंसुलिन इंटॉलरेंस। मतलब इन शॉर्ट उनको मसला ये हो जाता है कि उनके बॉडी में एक्सेसिव जो है बन जाता है क्या, शुगर। तो फिर वो यूरिन के अंदर से निकल सकता है, तो हम जान पाते हैं यूरिन से कि इसको शुगर हुआ है कि नहीं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसोरिया। अब एक और बात यहाँ पे इसने लिखी है, जो उसने यहाँ पे कहा है क्या, कीटोनूरिया, है ना, कीटोन बॉडीज। ये कीटोन बॉडीज तब बन जाती है इंसान की बॉडी के अंदर जब फैट हो जाता है ब्रेक डाउन। अगर फैट की ब्रेक डाउन हो जाती है ना, फैट टूट गया, ठीक है, एनर्जी के लिए फैट टूट रहा है ना कि ग्लूकोज, तो उस टाइम पे अगर बॉडी ग्लूकोज इस्तेमाल नहीं कर पा रही है मतलब एनर्जी के लिए, वो फैट को तोड़ती है एनर्जी के लिए। उसी टाइम पे बन जाते हैं उन इंसानों में जिनके अंदर डायबिटीज मेलाइटस होती है, उनको कीटोन बॉडीज निकल जाती है यूरिन से। उसको हम बोलते हैं कंडीशन को कीटोनूरिया, जिसके अंदर क्या होता है, इसको डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब असल में डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब क्या होता है, डायबिटीज को बोलते हैं, वो उसको बोलते हैं जब इंसान के अंदर इंसुलिन जो होगा, इंसुलिन नामी हार्मोन, उससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल रहती है मेंटेन, ब्लड शुगर लेवल। अब अगर इंसुलिन एब्सेंट होगा, क्या होगा, एब्सेंट, वो काम नहीं कर रहा है या इनइफेक्टिव होगा, ठीक है। अभी मैंने कहा इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहती है। अगर इंसुलिन होगा ही नहीं प्रेजेंट, या वो इनइफेक्टिव होगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में इंसान के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस नामी बीमारी हो जाती है। तो ये था ये चीज़, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं कंडीशन को, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपर मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा ऊपर हो जाना, हाइपर। हाइपर
ग्लाइसीमिया, CEAMIA। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जब इंसान के शुगर, ब्लड के अंदर हाई शुगर लेवल बढ़ जाएगी। जब कब? जब इंसुलिन होगा एब्सेंट या होगा इनफेक्टिव, उसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि हाई शुगर कंटेंट इन ब्लड बढ़ जाता है। तो भी हम यूरिन से कर पाते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्या हम समझ पाते हैं इसको बीमारी कौन सी इसको हो गई, जिसने करवाते हैं वो टेस्ट। अब देखिए रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, बाकी ऑर्गन्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। किडनी के अलावा लंग भी हेल्प कर देती है, लिवर भी करता है, स्किन भी करता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट के अंदर हेल्प। हमारी जो लंग होती है वो रिमूव करती है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2, लगभग 200 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से, और सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर हमारे जो है। आप देखिए, आप करिए, आपको हाथ गीला हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर जब इंसान ब्रीथ करता है, बाहर क्या निकलता है? वो CO2 प्लस H2 निकलता है। आप देखिए हाथ में क्या आते हैं? वेपर्स, कहाँ से आते हैं? अंदर से। तो वही बात है। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, सबसे बड़ा ग्लैंड अगर हमें बोलेगा ना बॉडी में कौन सा है, वो लिवर होता है। हम जानते हैं लिवर एक बाइल नामी जूस करता है, स्क्रीट है ना, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, स्क्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। जो लिवर होता है वो बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस करता है रिलीज, जैसे मतलब जो सब्सटेंसेस बाइल में मिल जाते हैं, बाइल में मिल जाता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन और कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। मुझे लगता है मैं समझाऊंगा ये चीज, हालांकि इंसर्ट दिया नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर भी एहतियात के तौर पे। जितना बिलिरुबिन, बिलिरुबिन की वजह से ही आप मानिए ये एक येलो पिगमेंट होता है। क्या होता है? बिलिरुबिन जो बाइल के अंदर होता है ये एक येलो पिगमेंट होता है। अब इस येलो पिगमेंट से होता क्या है? ये येलो पिगमेंट जब तब बन जाता है जब ब्रेक डाउन हो रही होती है ओल्ड रेड ब्लड सेल्स की, जब RBCs जो ओल्ड होती है उनकी जब ब्रेक डाउन हो रही होती है, उसके मौके पे जो है ये बिलिरुबिन बन जाता है। और इसकी वजह से ही फीसिस जो होती है ना, फीसिस, फीसिस जो होती है उनको जो कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर मिल जाता है, या जो हम उनके ब्राउन कलर जो मिल जाता है, वो इसी येलो पिगमेंट यानी कि बिलिरुबिन से मिल जाता है, ठीक है। तो फर्दर मॉडिफिकेशन जब इंटेस्टाइन में हो जाती है, कैसे? बाइल कहाँ होता है? स्क्रीट होता है ना, स्क्रीट स्टोमक के अंदर, मतलब फिर जाता है वो कहाँ पे, उसके बाद पहुंचता है ना वो, फिर सीधे एंड पे पहुंचता है इंटेस्टाइन तक ही। जब इंटेस्टाइन तक पहुंच गया तो उधर पे ही होता है कि यहाँ पे कलर होता है चेंज फीसेस का टू ब्राउन बिकॉज ऑफ व्हाट? बिलिरुबिन। अब जो बिलीविरिडन है ना, बिलीविरिडन, बिलीविरिडन ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। इस ग्रीन पिगमेंट से क्या होता है? ये बन जाता है बिफोर बिलीरुबिन, फर्स्ट बन जाता है कौन? बिलीवर्डिन, उसके बाद बन जाता है बिलीरुबिन। लेकिन जो बिलीवर्डिन होता है ये भी सेम तब बन जाता है जब हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रही होती है। आप यहाँ पे लिखेंगे हीमोग्लोबिन, जो रेड पिगमेंट होता है रेड के अंदर, उसकी जब ब्रेक डाउन हो रही होती है, हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन के मौके पे बिलीवर्डिन बन जाता है। लेकिन बिलीरुबिन पता है कब? जब ओल्ड RBC की ब्रेकडाउन होती है, वो येलो पिगमेंट होता है जिससे फीस को ब्राउन कलर मिल जाता है। अब है कोलेस्ट्रॉल। जो लिवर होता है वो कहते हैं रिलीज एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, इस एतबार से कि वो इसी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को हमारे बाइल में डाल देता है। वो बोलते हैं बाइल तो मुझे निकालना ही है जूस, चलो अब बाइल के अंदर कुछ और डाल देते हैं, बिलिरुबिन डाल देते हैं, बिलीवर्डिन डाल देते हैं, ठीक है। मतलब बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, बाइल में क्या क्या होता है? बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है ना, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन किसको बोलते हैं? ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। तीन होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरा होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस, याद में सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन। तीसरा होता है कॉर्टिसोल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, जो सुबह के मौके पे हाई होता है। जब इंसान सुबह आंख खुलाता है उसके उसको बड़ा टेंशन हो गया हो, टेंशन ही मतलब देखिए, अगर सुबह के मौके पे इंसान का माइंड होता है अलर्ट, इसको सब याद आता है, अगर उसको कुछ पास में ट्रॉमा लग गया होगा, इसको कोई रिश्तेदार मर गया होगा, सुबह के मौके पे क्या हो जाता है? इंसान का दिमाग बहुत अलर्ट रह जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कॉर्टिसोल लेवल हाई होती है बॉडी में। तो वही कॉर्टिसोल अगर देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन जो मेल मेल सेक्स हार्मोन है, या एस्ट्रोजन जो फीमेल का हार्मोन होता है, जो हेल्प करता है प्रेगनेंसी में या बाकी बाकी चीज़ों में। तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, इन तीन को हम बोलते हैं डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। जब ब्रेक डाउन हो जाती है ना,
इनकी मतलब किनकी, एस्ट्रोजन की या टेस्टोस्टेरोन की या कॉर्टिसोल की, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग डिग्रेडेड, यानी कि जिनका ब्रेक डाउन हुआ होगा। जब इनकी होते हैं ब्रेक डाउन, उसके बाद लिवर जो है वो बोलता है अब ये भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बन गया है, इसके ब्रेक डाउन हो गई है, अब इस डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन को मैं बाइल के थ्रू बाहर निकाल देता हूँ। सेम वाइटामिन और ड्रग्स जो एक्सेसिव होते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी एक्सेस वाइटामिन जो होते हैं, जो असल में कौन से वाइटामिन होते हैं अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट में घुल जाते हैं, ठीक है, जो कि आमतौर पे एक्सेस होते हैं, मतलब एक्सेस विटामिन, उनको भी एलिमिनेशन हो जाती है थ्रू दिस बाइल। तो ये चार चीजें हो जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट विद डाइजेस्टिव वेस्ट ना, फीसिस के थ्रू वो फिर बाहर निकल जाता है सब कुछ, है ना। तो ये था लंग और लिवर के बारे में। अब देखते हैं हम स्किन के बारे में, हाउ स्किन हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, दो ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड मतलब जिस स्वेट आ जाता है, सेबेशियस मतलब जिससे सीबम निकल जाता है, वो हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात है कि इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन, बोथ आर प्रेजेंट इन स्किन। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेट ग्लैंड इज वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है। और स्वेट में क्या क्या होता है, स्वेट में वाटरी फ्लूइड मतलब वाटर तो होता ही है, और उसमें क्या होता है, सॉल्ट। अगर आपने गलती से कभी स्वेट पिया होगा गलती से अपना, क्या होता है, थोड़ा सा नमकीन होता है, क्यों, वहां पे NaCl यानी कि सॉल्ट वहां पे होता है, सोडियम क्लोराइड। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया भी पाया जाता है हमारे स्वेट के अंदर, और लैक्टिक एसिड भी उसमें अंदर पाया जाता है। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। जब पसीना क्यों आ जाता है, पसीना इसलिए आता है ताकि इंसान ठंडी मिल जाए, पसीने के बाद ठंडक आ जाती है ना, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, कि स्वेटिंग जो है वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन ऑफ बॉडी। जैसे अगर आप देखेंगे ना, गर्मी में क्या होता है, स्वेट आ जाता है, फिर स्वेट पे अगर हवा पड़ जाती है ना, जो फैन है ना, फैन फैन क्या करता है, फैन स्वेट को सुखा रहा होता है, इवेपोरेट कर रहा होता है स्वेट को। तो स्वेट को इवेपोरेट करने से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, यही कहते हैं फैन का काम। जब इंसान को ठंड लग जाती है, इंसान कांप जाता है ना, ऐसे ऐसे जगह से करता है, उससे क्या होता है, गर्मी आ जाती है कांपने से, उसको थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं। गर्मी में क्या होता है, पसीना आता है, फिर कूलिंग हो जाती है, तो ऐसे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो हीट इज लॉस फ्रॉम द बॉडी कैसे, जब इवेपोरेशन हो जाती है, कैसे, जब स्वेट इवेपोरेट करता है, हीट बॉडी से लॉस हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और इंसान को ठंडी मिल जाती है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ जो स्वेट है वो यही होता है। लेकिन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट्स मेंशन अबव, कि जो स्वेट होता है उधर से यूरिया भी, लैक्टिक एसिड भी, NaCl भी, वाटर फ्लूइड भी, और ये सब निकल जाता है ना, ये हमने देखा था। अब क्या सेबेशियस ग्लैंड की बात, जो कि स्किन में ही होता है। हमारी स्किन कैसे ऑयली बन जाती है, बिकॉज ऑफ दिस सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंस, जैसे स्टेरॉल्स होते हैं, जो एक्सेस स्टेरॉल्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं, थ्रू सीबम। सीबम मतलब क्या हो गया, सीबम होती है सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड जो होता है वो एक ऑयली सिक्रीशन करता है, क्या करता है, ऑयली सिक्रीशन। उस ऑयली सिक्रीशन के अंदर क्या क्या होता है, उसमें स्टेरॉल होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, और वैक्सेस होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारी स्किन जो है वो सॉफ्ट रह जाती है, हमारी स्किन से जो है एक्सेसिव वाटर लॉस बच जाता है, उतना वाटर लॉस नहीं होता है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सीबम। प्रिवेंट करता है एक्सेसिव वाटर लॉस को। और साथ में इस अंदर ये कहता है काम क्या, ये हमारे स्किन को बचाता है ड्राई होने से या क्रैक होने से। ड्राई स्किन होने से बचाता है कौन, सीबम, जो कि ऑयली सिक्रीशन होती है। तो ये हमने देखा। और जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको भी ये क्या करता है, नेचुरली कहते हैं, मतलब क्या, थोड़ा सा ऑयल ऑयली बनाता है उनको थोड़ा सा, ठीक है। दिस क्रिएशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, है ना। डू यू नो द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ, अच्छा ये हो गया ये। देखा हमने अब किसके बारे में, ये सब कुछ स्वेट ग्लैंड के बारे में। अब जो हमें आखिरी देखना है वो हो गया कि कैसे हमारा जो है सलाइवा भी हेल्प कर सकता है किसके, secretion of elimination of waste के अंदर। do you know the small amounts of nitrogenous waste, ना small amount of nitrogenous waste, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत little traces of urea, traces मतलब थोड़ा थोड़ा सा, traces of urea जो होता है ना, बहुत माइनर कंपेयर टू किडनी जो निकालती है यूरिया, बहुत कम यूरिया निकाल सकता है कौन, सलेवा भी। उसके थ्रू भी इंसान यूरिया निकाल पाता है, थ्रू सलेवा, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो ये हो गया, मैं खत्म, है ना।
अब देखते हैं हम लास्ट का टॉपिक और हमें आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन शॉर्ट ना, जिसको होते हैं ना किडनी फेलियर, किसको ताला ताला बचाए इन सब मुसीबतों से। किडनी फेलियर हो जाता है, किसको किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, वो सब पढ़ेंगे अच्छे से हम, किस कैसे क्या होता है, इलाज क्या होता है, सब देखेंगे हम। इससे पहले हम देखेंगे, पहले एक बात समझेंगे हम। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, उससे हो जाएंगे एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, हो जाता है कि जमा हो जाता है यूरिया हमारे ब्लड के अंदर। क्योंकि असल में यूरिया है ना, या सॉल्ट है, या एक्सेस सॉल्ट एक्सेस वाटर, यूरिया इस सबको किडनी निकालती है बाहर थ्रू यूरिन। अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही है, वो निकाल नहीं पा रही यूरिया को ब्लड से बाहर, तो उस मौके पे यूरिया ब्लड में जमा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूरीमिया। यूरेमिया की वजह से डायलिसिस करनी पड़ती है इंसानों को। दैट इज वाई दे परफॉर्म डायलिसिस, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। अगर बहुत यूरेमिया हो गया ना, कि मतलब बहुत यूरिया जमा हो रहा है किडनी में, किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है, या ब्लड से बाहर नहीं निकाल पा रही यूरिया को, इंसान मर सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि इंसान को जो है, ये ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, हाई लेवल ऑफ यूरिया जो है इतना टॉक्सिक होता है कि इंसान के ब्रेन फंक्शन को ही इफेक्ट कर सकता है। इंसान को नौशिया होता है। नौशिया क्या होता है? नौशिया मतलब होता है वो फीलिंग आना वोमिटिंग की, एज इफ इंसान को फील होता है मुझे उल्टी आने वाली है। नौशिया हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, वीकनेस, फटीग, इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। या ये बहुत सारे बाकी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकता है यूरेमिया, अगर बढ़ रहा है यूरिया कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर। तो उन्हीं पेशेंट्स को जो है यूरिया निकालना पड़ता है आर्टिफिशियल मीन से, ना कि नेचुरल। तो उनको नेचुरली यूरिया नहीं निकल पा रहा होता है, तो हम आर्टिफिशियल मीन से हीमोडायलिसिस करते हैं, या उसको हम डायलिसिस। हीमो मतलब ब्लड की डायलिसिस करना। अब देखेंगे कि हम डायलिसिस कैसे करनी होती है। इसके लिए एक डायग्राम आप समझेंगे ना, अगर आप ये डायग्राम समझिए आपको सब समझ आएगा। मैं इसको कहता हूँ शेयर स्क्रीन, ठीक है? खत्म हो जाएगा इसी के साथ। यहाँ पे डायग्राम की बहुत जरूरी है। आप मानिए फॉर एग्जाम्पल हमें डायलिसिस करनी है, ठीक है? ये हमारे सामने पेशेंट है, इसकी हमने बाजू में से खून निकाल दिया, ठीक है? ब्लड आर्टरी, ब्लड फ्रॉम आर्टरी यहाँ से आ गया, ठीक है? एक कन्वेंशनल आर्टरी थी, जिसको हमने चूज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए क्या रहा है। यहाँ से खून निकल रहा है ना, पता है आपको, इधर से खून हम निकाल रहे हैं, ब्लड ला रहे हैं इधर से। जब हमने यहाँ से ब्लड ला दिया, मैं बताता हूँ रेड पेन से ये सब कुछ, ब्लड यहाँ से ला दिया हमने, तो यहाँ पे ब्लड पंप है, इसकी वजह से हमने इस ट्यूब के अंदर ब्लड को घुसा दिया। इसको बोलते हैं डायलिसर। क्या बोलते हैं? डायलिसर। या इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जो किडनी की तरह काम कर रही होती है। क्या बोलते हैं? डायलिसर या आर्टिफिशियल किडनी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम करते काम, इसमें सबसे पहले आप रखेंगे याद, इसमें होता है कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब। सेलोफेन ट्यूब क्या होता है? कॉइल सेलोफेन ट्यूब। ये सेलोफेन ट्यूब क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है। क्या होता है? थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूब। ये आमतौर पे इस्तेमाल हो जाता है जब ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट करनी होती है, किडनी को सफाई करनी होती है इन सब चीज़ों की। तो उस मौके पे आप देखिए, जो थिन ट्रांसपेरेंट होती है और सेमी परमिएबल होती है। सेमी मतलब थोड़ा परमिट करती है, यानी कि सेमी परमिएबल मतलब जो कुछ चीज़ों को परमिट और कुछ चीज़ों को परमिट नहीं करती है, यानी कि बड़े पार्टिकल्स को अंदर से बाहर नहीं छोड़ती है, छोटे पार्टिकल्स को बाहर से अंदर ला देती है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। और ये असल में बन जाती है सेलुलोज से। किससे बन जाती है? लेकिन रीजेनरेटेड सेलुलोज से। ये जरूरी नहीं है समझना, और फिर भी रीजेनरेटेड सेलुलोज से बन जाता है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज सेलोफेन, यानी कि रीजेनरेटेड सेलुलोज से बनने वाला ट्यूब। तो इसके अंदर ही ब्लड घुस जाता है, आना यहाँ से ब्लड इस ट्यूब के थ्रू घुस रहा है। अब जो है ना ये ट्यूब, आप माने फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, कौन सा ट्यूब है ये? इसको हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। इस सेलोफेन ट्यूब को बाहर से डाल डाला जाता है डायलिसिस फ्लूइड। क्या होता है? डायलिसिस फ्लूइड। बाहर से होता है डायलिसिस फ्लूइड, दिस इज डायलिसिस फ्लूइड जो बाहर से। अब ऐसा क्यों किया जाता है? अब देखिए सेपरेशन मैकेनिज्म कितना अच्छा होता है। ये सब डिपेंड करता है डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन मतलब जब अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूज होंगी चीजें, यानी कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, जहाँ पे जो चीज कम होती है और जहाँ जो चीज ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा ये कम की हो रहा है ना, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ये होता है, ठीक है? अब देखिए आप ध्यान से क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड डाल दिया है इसके अंदर। अब जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ना, हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी पे अच्छे से बाद में। इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है? डायलिसिस फ्लूइड जो होता है, इसके अंदर सारे वो कंटेंट प्रेजेंट होता है जो प्लाज्मा के अंदर होता है, यानी कि इसके अंदर वाटर भी होता है, इसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, और साथ में इसके अंदर जो है
सॉल्ट और आयंस भी होते हैं इसके अंदर, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। बस इसके अंदर एक चीज नहीं होता है, वो हो गया ना, इसमें ब्लड होता है बस, प्लाज्मा है, प्लाज्मा कंटेंट। इसमें यूरिया नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ताकि जो ब्लड के अंदर ऑलरेडी यूरिया है, जो ब्लड पास कर रहा है इस ट्यूब से, हम जानते हैं जो ट्यूब यहाँ पे है, ये कौन सा ट्यूब है? इसको बोलते हैं कॉइल सेलोफेन ट्यूब। इस कॉइल सेलोफेन ट्यूब में कुछ पोर्स होते हैं, ये पोरस होता है। उन छेदों से क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है। अब होता कैसे कि जो खून यहाँ से घुस रहा है, उस खून के अंदर यूरिया होता है जो कि साफ करना होता है हमें। वो यूरिया खून से बाहर निकलने के बाद इसी डायलिसिस फ्लूइड में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड में खुद यूरिया नहीं होता है। दैट इज वाई डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया कभी नहीं रखना। ये सवाल हमेशा नीट में आता है, क्योंकि मेन बात नहीं यही चीज कि डायलिसिस जो फ्लूइड होता है उसके अंदर यूरिया नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि ब्लड से यूरिया निकल जाएगा और डायलिसिस फ्लूइड में जाएगा। हम चाहते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड में गंदगी जाए, उसको फिर बाहर निकालते हैं हम गंदगी को, ठीक है? ऐसा हो जाता है यहाँ पे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन, इसका जो मेम्ब्रेन होता है ये पोरस होता है, यहाँ पे छेद होते हैं। उन छेदों से क्या होता है? जो बाहर से डायलिसिस फ्लूइड यहाँ पे होता है उसके अंदर घुस जाता है यूरिया, ठीक है? उसमें होता है सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा, लेकिन वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं, यहाँ वहां पे यूरिया नहीं होता है। तो यूरिया ब्लड से निकल के इसके अंदर घुस जाता है, किसके अंदर? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। उसके बाद वापस घुस जाता है ब्लड, एक वेन के जरिए से प्योरिफाइड ब्लड इंसान के अंदर वापस घुसा दिया जाता है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जो ये होती है डायलिसर। अब समझने की बात है, दो एंजाइम यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है? एक तो होता है हेपेरिन नामी एंजाइम, दूसरा होता है एंटी हेपेरिन नामी एंजाइम। अब हेपेरिन से क्या हो जाता है? हेपेरिन जो होता है ये एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट मतलब जो खिलाफे कोगुलेशन होता है। एंड व्हाट्स कोगुलेशन? कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। अब अगर एंटीकोगुलेंट तो खिलाफे ब्लड क्लॉटिंग, जो ब्लड क्लॉटिंग होने नहीं देगा। ऐसा क्यों इस्तेमाल? व्हाई डू वी यूज एन एंटीकोगुलेंट हेपारिन व्हेन वी आर ड्राइविंग आउट द ब्लड और ड्रेनिंग आउट द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग? इट्स ओनली बिकॉज जब भी इंसान का खून, ब्लड जो है, अगर वो बॉडी के बाहर निकलेगा ना, वो अभी था ना आर्टरीज में, अब वो बॉडी के बाहर निकल रहा है, तो खतरा होता है कि ब्लड में बहुत ज्यादा कोagulation हो सकती है, वो बहुत जम सकता है। अगर वो जम गया, क्लॉट हो गया, तो खून चलेगा ही नहीं आगे, इंसान मर जाएगा। दैट्स व्हाई हेपारिन इज यूज्ड, जिससे कोगुलेशन प्रिवेंट हो जाती है, एंटी कोगुलेंट। तो खून जो है वो स्मूथली चल पाता है, वो क्लॉट नहीं करता है। लेकिन बाद में जब हम इस गंदे खून से यूरिया बाहर निकाल देते, इसको साफ करते थे, तो प्योरीफाइड ब्लड थ्रू वेन जब हम पहुंचाते हैं ना हार्ट के अंदर वापस, उस टाइम पे हम एंटी हेपारिन यूज करते हैं। अब खुद देखिए, हेपारिन था एंटी कोगुलेंट, एंटी हेपारिन क्या होगा? खिलाफ हेपारिन, यानी कि जो एंटी कोगुलेंट को न्यूट्रलाइज करता होगा, यानी कि जो हेल्प करता होगा कोagulation के अंदर ही, यानी कि क्लॉटिंग करता होगा। अब उतनी क्लॉटिंग नहीं करेगा, लेकिन जो उसका इफेक्ट था कि एंटी कोगुलेंट की खून बहुत थिन हो गया था। अब उतना भी थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत कोagulation होनी चाहिए। उसके लिए वो यूज एंटी हेपारिन, ताकि एंटी कोगुलेंट ने जो एक्टिविटी अपनी की थी, उसने कोagulation से रोका था, वो एक्टिविटी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ऐसा होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, उसको जूम इन करता हूँ, ये ऐसे बन जाएगा अगर जूम इन करेंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है। यहाँ पे पहली बात देखिए, पोरस मेम्ब्रेन यहाँ पे बीच में है, जो कहाँ पे होता है पोरस मेम्ब्रेन? जो इसी सेलोफेन ट्यूब में होता है। अब यहाँ से आप देखिए, डायलिसिंग फ्लूइड जो है ना, यहाँ पे डायलिसिंग फ्लूइड है, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें जीरो यूरिया कंसंट्रेशन होती है, लेकिन यहाँ से ब्लड आ रहा है और ब्लड में क्या होता है? यूरिया। तो यूरिया खुद ब खुद निकल रहा है ब्लड से और जा रहा है कहाँ पे? जा रहा है डायलिसिस फ्लूइड में। क्यों? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इन शॉर्ट कुछ नहीं होता है, बस ब्लड से जो है यूरिया बाहर निकल जाता है, डिफ्यूज आउट कर देता है, क्योंकि ब्लड में होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया, वाइल डायलिसिस फ्लूइड में बिल्कुल यूरिया नहीं होता है, तो उसमें यूरिया जाता है। सब होती है ऐसी। तो यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज कर देते हैं डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर, इसी एतबार से हमारी हो जाती है सफाई। बाकी ये काफी है, ठीक है? अब देखते हैं एनसीईआरटी। अब हम करते हैं खत्म इसको आज। तो इस चैप्टर को सारे को देखिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, जब खून की डायलिसिस हो जाती है, तो ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को निकाल दिया जाता है, उसको पंप कर दिया जाता है इनटू डायलिसिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, या जिसका एक और नाम हम देते हैं प्यार से, क्या? डायलेसर, है ना? डायलेसर बोल सकते, डायल है, ऐसे स्पेलिंग इसकी, क्या स्पेलिंग है? ऐसे, डाई
यस सर। तो ब्लड ड्रेन फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरीज पंप्ड इनटू डायलिसिंग यूनिट के अंदर इसको पंप कर दिया जाता है। लेकिन इसमें ऐड कर दिया जाता है क्या, एंटीकोगुलेंट यानी कि हेपारिन, जिससे कोगुलेशन बच जाती है, बिकॉज ब्लड करता है क्लॉट आउटसाइड द बॉडी। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड, इस यूनिट के अंदर, किस यूनिट में, डायलिसिस यूनिट मतलब पूरी जो मशीन होती है, उसके अंदर एक कॉइल्ड सेलोफेन होता है, कॉइल्ड ना वो ऐसे ऐसे सेलोफेन ट्यूब, सराउंडेड बाय फ्लूइड। उसको इर्द गिर्द क्या था, फ्लूइड। वो कौन सा फ्लूइड था शाबाश, डायलिसिंग फ्लूइड। उसमें क्या था, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, लेकिन वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया नहीं था, ताकि डिफ्यूजन से वो इसके अंदर घुस जाए फ्रॉम ब्लड। द पूरा सेलोफेन मेम्ब्रेन्स में छेद होता है ऑफ द ट्यूब, अलाउज पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या हो गया, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कौन से मॉलिक्यूल्स है, यूरिया, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायरेक्शन फ्लूइड, वहां पे वो नहीं होते। अगर वहां पे है ही नहीं, लेकिन ब्लड में है नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ब्लड से जाएगा कहां पे, डायरेक्शन फ्लूइड के अंदर। दी सब्सटेंस फ्री रिमूव आउट, देयर बाय क्लीन द ब्लड, द क्लियर्ड ब्लड इज पंप्ड बैक कर दिया जाता है थ्रू वेन। और उस टाइम पे एंटी हेपरिंग करते इस्तेमाल, ताकि न्यूट्रलाइज हो सके इफेक्ट ऑफ एंटी कोगुलेशन। ठीक है। दिस मेथड इज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट, जिनको भी यूरेमिया हो जाता है, जिनको ब्लड के अंदर यूरिया जमा हो जाता है, उनके लिए बून बन जाता है। बून मतलब बेनिफिशियल मेथड, जिसे हम बोलते हैं बून एंड बैन, BANE। बून मतलब जिससे फायदा आएगा, बैन मतलब से नुकसान हो जाए। जैसे हम बोल सकते हैं मोबाइल फोन इज बून एंड बैन फॉर स्टूडेंट्स। बून मतलब इट हैज बेनिफिशियल aspect, it can help students in learning their academics, but it's also banned for students, BANE, ban वाला नहीं, BANE वाला मतलब it's very harmful as well, it has detrimental effects as well, so it is boon and ban, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, बून मतलब जो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आपने क्या बून चाहा है, बेनिफिशियल, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज यहाँ पे इसने लिखा है ना एक बात की, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड। चलो ठीक है, इंसान डायलिसिस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल किडनी तो खराब है ना वैसे भी। तो अगर इंसान चाहता है डायलिसिस मुझे नहीं करनी है, उसको किडनी ट्रांसप्लांट करनी चाहिए, लेकिन ये फेल भी हो सकता है ये प्रोसेस। लेकिन अब बहुत हद तक ये चल जाता है। इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ रीनल। फिर आदला बचा, इस सबसे हम आदला की पनाह मांगते हैं, इस चीज है ना। जब इंसान को रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देती है, सबसे पहले रहता है कि किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाए, नई किडनी डाल दी जाए। अ फंक्शनल किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन, बोला जाती है डोनर से एक चलती हुई किडनी, प्रेफरेबली या क्लोज रिलेटिव से, नजदीक रिश्तेदार से ही ज्यादा अच्छा रहता है, प्रेफर वही होता है, पता है क्यों, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। बाज औकात इम्यून सिस्टम कहता है रिजेक्ट किडनी को, वो मानता नहीं किडनी पकड़ना। इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं ना, जब वो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना किडनी की, तो पेशेंट्स को वो उस टाइम पे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते, क्या देते, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जिससे इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, अंदर से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसको लगता है कि मुझे फॉरेन पार्टिकल घुस के अंदर, किडनी अजीब से आ रही है कोई, इसको मैं पहचान, इट्स नॉट फेमिलियर, तो उसके खिलाफ अटैक कर देता है। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, खुद के खिलाफ डिजीज पैदा कर देता है। तो डॉक्टर उस टाइम पे देता है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, जिससे इम्यून सिस्टम अपना इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, ताकि जो किडनी है वो जो इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट ना करे किडनी को, जो हम डोनर हमें दे रहे हैं। दैट इज वाई क्या हो जाता है कि क्लोज रिलेटिव से प्रेफर कर दी जाती है किडनी, जो नजदीक रिश्तेदार होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो टिश्यू एंटीजन होता है, उनका जो टिश्यू एंटीजन होता है, मैं समझाऊंगा ये पॉइंट, उनका जो टिश्यू एंटीजन HLA होता है, उनका टिश्यू एंटीजन HLA जो होता है, वो ज्यादा सिमिलर होता है, वो सिमिलर होता है। आप मानिए एंटीजन और एंटीबॉडी, जब एंटीजन जो होता है ना, एंटीजन, एंटीजन क्या हो गया, एंटीजन हो गया जो जनरेट करता है इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है। अगर एंटीजन को लग रहा है अरे ये तो अपना ही है, सिमिलर लग रहा है, ये तो अपने रिश्तेदार से किडनी आ गई है, कुछ और चीज नहीं है, ये फॉरेन वॉरन नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट कर देता है। लेकिन अगर टिश्यू एंटीजन HLA सिमिलर नहीं होगा, किसी और की किडनी दी जाएगी, बाज औकात क्या होता है, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं उस टाइम पे। रिजेक्शन के चांसेस तब कम कम होते हैं जब हम एक क्लोज रिलेटिव को बोलते हैं किडनी दे दो, तो उससे टिश्यू एंटीजन जो वहां पे होता है क्लोज रिलेटिव के किडनी के अंदर, वो सिमिलर होता है जैसे इंसान के अंदर होता है। आप समझ गए ये बात,
अगर नहीं समझेगा आप मुझे बोल सकते हैं। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैव इंक्रीज सक्सेस रेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। अब तो सक्सेस रेट बढ़ गई है बिकॉज मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स अपनाए जाते हैं जहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इतना फर्स्ट डिसऑर्डर ऑफ किडनी, इसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर हो जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट हो सकती है, यूरेमिया की वजह से होती है, यानी कि जब जमा हो जाता है यूरिया हमारे ब्लड के अंदर और किडनी माल फंक्शन के हिसाब से खराब हो गई होती है, वो अच्छे से यूरिया को बाहर नहीं निकाल पाती है। अब देखते हैं हम यहाँ पे एक और चीज को बोलते हैं रीनल कैलक्यूलाई। रीनल कैलक्यूलाई, देखिए कैलक्यूलाई का सिंपल मतलब होता है क्या, किडनी स्टोन। रीनल कैलक्यूलाई मतलब किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं, स्टोन्स और इनसॉल्युबल मास, ऐसा मास जो सॉल्युबल नहीं होता है, ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट, सॉल्ट जिनमें क्रिस्टलाइजेशन हो गई होती है, जैसे इसमें ऑक्सैलेट्स की एग्जांपल आ जाती है, उससे किडनी स्टोन बन जाती है, उसको बोलते हैं रीनल कैलकुलाई। असल में क्या मसला होता है, किडनी स्टोन्स जो होते हैं ना, ये होते हैं हार्ड स्टोन्स जो बन जाते हैं तब जब हो जाती है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाना, जब हो जाती है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स। अगर सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन हो गई है ना, यहाँ से लिखा है, जैसे कौन से सॉल्ट्स, इन सॉल्ट्स में एग्जांपल आ जाती है जैसे कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट एक सॉल्ट होता है। अगर कैल्शियम ऑक्सैलेट नामी सॉल्ट जो है उसकी होगी है क्रिस्टलाइजेशन, या कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड, या जो है ऐसे ही क्या, किडनी के अंदर अगर यूरिक एसिड या जो है कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्सैलेट की क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, कि वो क्रिस्टल्स बन रहे हैं वहां पे, उससे स्टोन बन जाती है, या तो वो किडनी के अंदर बन जाती है। जब ऐसा हो जाता है तो किडनी जिसके किडनी के अंदर स्टोन्स होती है उसको कंसंट्रेटेड यूरिन आ जाता है, उसमें बहुत कम मिकदार पानी की होती है, वो होता है हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन। और उसको क्या हो जाता है उस टाइम मसला, उसके अंदर हाई लेवल ऑफ सॉल्ट्स पाए जा सकते हैं उसके यूरिन के अंदर। तो उससे उसको सेवियर पेन हो सकती है ड्यूरिंग यूरिनेशन, उसके यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, उसको डिफिकल्टी हो सकती है यूरिनेशन के अंदर। तो ये सब मसले हो जाते हैं, अल्लाह ताला बचाए इस सब बीमारी से। अब आखिरी बीमारी जो एंड की बीमारी है, वो है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटस। देखिए आज के बाद जब भी आप देखेंगे ना अपने इस मेडिकल जर्नी के अंदर, ITIS क्या देखेंगे, ITIS उसका मतलब होता है भाई साहब ये इम्यून डिजीज है। क्या है, इम्यून डिजीज, मतलब जो इम्यून सिस्टम की वजह से हो जाती है इम्यून डिजीज। अब उसको बोलता है इन्फ्लेमेशन। ग्लोमेरुलो मतलब जो ग्लोमेरुलस है, नेफ्राइटस जो नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है उसको इटस हो जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन। तो वही है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुला किडनी। जब किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलस होता है, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, उन्हीं ग्लोमेरुला यानी कि कैपिलरी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कैपिलरी मोटी हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन मतलब वो स्पोल्न हो जाती है। अगर ये कैपिलरी है, ठीक है, ये इसमें हो गई इन्फ्लेमेशन, अब ये मोटी हो गई है, अब ये कितनी थिन हो जाएगी, कितना कम ब्लड फ्लो इससे हो जाएगा, बहुत कम हो सकता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो सकती है, तो उससे बहुत कम जो है फिल्ट्रेशन हो जाएगी और वेस्ट बॉडी में जमा हो सकता है, तो उस टाइम पे मसला हो जाता है, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटस। अच्छा, मुझे आपको एक बात बोलना भूल गया, जब हम डायलिसिस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि यूरिया कैसे बाहर निकल जाता है इंसान की बॉडी से, जो कि असल में निकल जाता है खून से बाहर और जाता है डायलिसिस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। क्या आपको यह सवाल नहीं आ गया कि खून ब्लड क्यों नहीं निकल जाता है इन पोरस से, इन छेदों से ब्लड क्यों नहीं निकल, अगर ब्लड यहां से घुसता है, ब्लड ही क्यों नहीं घुसता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर? क्योंकि ब्लड सेल्स जो होती है ना और जो प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर, वो बड़े होते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि वो इन पोर से पास नहीं करते, वो सीधे चलते हैं वापस। लेकिन जो बाकी ब्लड के अंदर यूरिया होता है वो उतना बड़ा नहीं होता है, वो इन पोर से पास हो जाता है। दैट इज वाई जो यहाँ पे ट्यूब इस्तेमाल कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। ये सेमी परमिएबल होता है, यानी कि कुछ चीजों को परमिट करता है, इट परमिट्स यूरिया थ्रू इट्स पोर्स, बट इट डजंट परमिट ब्लड सेल्स थ्रू इट्स पोर्स बिकॉज ब्लड सेल्स आर बिग इन साइज। सेम गोज विद प्रोटीन, प्रोटीन इज बिग इन साइज। तो ये सब आपने, बाकी यहाँ पे ना वर्किंग आप पढ़ सकते हैं खुद ही, जो मैंने आपको कहा एनसीईआरटी में, और अदर डिसऑर्डर्स जो कि हमने देखे, यूरेमिया था, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, रीनल कैल्कुलाई, और ऐसे ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमने खत्म कर दिया आज, ठीक है चैप्टर, अल्हम्दुलिल्लाह।
अब हम करेंगे स्टार्ट अगले कल से नया चैप्टर, वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मजेदार चैप्टर है अब सारे। लेकिन हम पढ़ेंगे पहले ये समरी यहाँ पे देखिए। ये इससे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये खुद पढ़ना चाहिए वैसे भी। देखिए, मेनी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, चाहे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, या जो है हमारा, चाहे यूरिया है, यूरिक एसिड है, या और क्या था, यूरिया, यूरिक एसिड और आयंस जो है, CO2 है, वाटर है। अगर ये सब जो होता है, जो एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर, इनको एलिमिनेट यानी कि बाहर निकालना पड़ता है, खत्म करना होता है। तो नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो बन जाते हैं और उनकी एक्सट्रैक्शन डिपेंड करती है एनिमल कौन सा है, उनका हैबिटेट कौन सा है, वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड है, ये तीन नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया मुझे भूल गया था, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बोला जाता है मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाता है। तो वो हमने कहा था अमोनोटोलिक, यूरेटिलिक और यूरिकोटोलिक इसको बोलते हैं। फिर हमने कहा था कि प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया एंड मॉल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं। प्रोटो मतलब पुरानी किडनी, नेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया होता है, या मालफिजियन ट्यूब्यूल ऐसे ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और किडनी होती है जो कि कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है एनिमल्स के अंदर, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। दे डू नॉट एलिमिनेट नाइट्रोजन वेस्ट बट आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग आयरन और एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। इंसानों के अंदर होते हैं वन पेयर ऑफ किडनी, एक पेयर ऑफ यूरिटर और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। हर किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स यानी कि नेफ्रॉन्स होते हैं जो ट्यूब लाइक होते हैं। नेफ्रॉन फंडामेंटल फंक्शनल या फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और क्या होता है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस जो है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, बंडल ऑफ कैपिलरीज होते हैं जो बन जाते हैं एफेरेंट आर्टरियोल से, और फाइन ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी से बन जाता है। जो किडनी की आर्टरी होती है उसके फाइन ब्रांचेस निकल जाते हैं, और साथ में जो एफेरेंट आर्टरी जहाँ से खून आते हैं किडनी की ओर, उससे बन जाता है ग्लोमेरुलर जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है। और जो रीनल ट्यूब्यूल होता है जो हम जानते हैं वो डबल वॉल्ड बोमन्स कैप्सूल, अच्छा, वो रीनल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट, वो होता है स्टार्ट बोमन्स कैप्सूल से, बोमन्स कैप्सूल से होता है स्टार्ट PCT, है ना, एंड इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू PCT एंड DCT। उसके बाद वो बताना आपको, आगे चलते हैं फिर हेनलीज लूप है, और डिस्टल कॉन्वेंट DCT, DCT ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ज्वाइन, फिर वो होता है करेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन, और मेनी ऑफ विच अल्टीमेटली ओपन इनटू द रीनल पेल्विस में, बाद में वो खुल जाता है। कलेक्टिंग डक्ट खुलता है रीनल पेल्विस में, अगर डायग्राम है ना, अगर है ना किडनी, यहाँ होता है रीनल पेल्विस, यहाँ पे होता है रीनल पेल्विस, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे इस जगह पे है ना। उसके बाद थ्रू द मिडलरी पिरामिड वो निकल जाता है, और उसके बाद क्योंकि होता है ना, ये कहाँ होता है, वेयर इज दिस प्रेजेंट रीनल पेल्विस, इट्स प्रेजेंट इन मेडुला। तो बोमन्स कैप्सूल जो है वो बंद कर देती है ग्लोमेरुलस को, उससे बन जा टू फॉर्म मालफीजियन कॉर्पस, या इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पस, या बोलते हैं मालफीजियन बॉडी या रीनल, सॉरी मालफीजियन कॉर्पस या रीनल कॉर्पस इसको बोलते हैं हम। जो कि क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस प्लस ग्लोमेरुलस। यूरिन जो है उसके होते हैं तीन प्रोसेस बनने में, एक होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या होता है रीअब्सॉर्प्शन, तीसरा क्या होता है सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वो होता है नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म बाय द ग्लोमेरुलस, जो कहते हैं यूज ग्लोमेरुलाई कैपिलरी ब्लड प्रेशर जो वहां पे आ जाता है, उस प्रेशर से क्या होता है कुछ सब्सटेंसेस ब्लड से बाहर निकल जाते हैं, और उसको होते हैं फिल्ट्रेट। अबाउट 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर कर दिया जाता है पर मिनट के हिसाब से, टू फॉर्म 120 मिलीलीटर ऑफ फिल्ट्रेट। जो मतलब होता है क्या, जो फिल्टर होके पास हो गया थ्रू ग्लोमेरुलस, घुस गया कहाँ पे, बोमन्स कैप्सूल के, इन द बोमन्स कैप्सूल पर मिनट, उसको बोलते हैं GFR। JGA जुक्सा ग्लोमेरुलर apparatus जो वहां पे होता है वो स्पेशलाइज्ड पोर्शन होता है जो सिग्निफिकेंट रोल करता है रेगुलेशन ऑफ GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अंदर। 99% रीअब्सॉर्प्शन ही हो जाती है फिल्ट्रेट की थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। PCT जो है वहां पे असल में हो जाती है पहली रीअब्सॉर्प्शन, और वहां पे होती है सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ताकि ब्लड से निकल जाएंगे H पॉजिटिव और ब्लड एसिडिक कम हो जाएगा। अब आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हेनलीज जो प्राइमरली वो हेल्प करती है ऑस्मोटिक, मेंटेन ऑस्मोलर ग्रेडियंट को, यानी कि जहाँ पे 300 मिली ऑस्मोटिक मोल्स पर लीटर के हिसाब से लेकर 1200 मिली ऑस्मोटिक मोल्स पर लीटर, इतना वेरी करता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाता है। आप खुद सोचिए ना, डिजॉल्व सब्सटेंसेस की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, उससे क्या हो जाता है, उससे ही हम जानते हैं फिर वाटर जो है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म जो यहाँ पे काम करता है। ये सब आप खुद पढ़ेंगे, वास्ता लेटर्स को कहता है सराउंड, वो सब हमने पढ़ लिया था।